एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट कोरोजन देखने वाले हैं। जो इसका लास्ट पार्ट है ना, वो अब हम लोग देखेंगे कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब बेसिकली होता है जंग लग जाना। तो जंग किसी भी चीज़ पे लग सकती है, लोहे पे भी लग सकती है, स्टील पे भी लग सकती है, किसी भी मेटल पे जंग लग सकती है। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में कोरोजन के बारे में देखा था कि जो सिल्वर के आर्टिकल होते हैं, यानी कि जो सिल्वर का सामान होता है उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है जब वो हवा से एक्सपोज होता है। सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सिल्वर काला पड़ने लगता है। यानी कि किसकी कोटिंग होती है? सल्फाइड की। हवा में जो सल्फर प्रेजेंट होती है ना, वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है और सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर काला पड़ने लगता है। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन एयर एंड स्लोली लूजेज इट शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। तो हम देखते हैं जो कॉपर तांबे का बर्तन होता है वो क्या होता है, वो हमारा ग्रीनिश होने लगता है। ग्रीन कलर की लेयर उस पर जमने लगती है जब उसकी रस्टिंग होती है, या फिर जब जंग लगता है कॉपर पे तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कार्बोनेट होता है, जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है कॉपर पे, वो क्या होता है? वो होता है कॉपर कार्बोनेट। और सिल्वर पे जो ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस होता है वो होता है सिल्वर सल्फाइड। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखना कि सिल्वर पे सिल्वर सल्फाइड की वजह से हम लोग की ब्लैक कोटिंग आती है, और कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट की वजह से ग्रीन कोटिंग आती है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन पे यानी कि लोहे पे जंग लग जाती है, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। हम लोगों को लोहे पे जंग लगी हुई दिख जाती है मोटी मोटी सी। वो किसकी वजह से होता है? जब आयरन हवा और पानी के साथ रिएक्ट करती है, तो आयरन का सरफेस। तो एक्टिविटी 3.14 में भी ये बताया गया है कि हम लोगों को क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, और इन टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को आयरन के नेल्स यानी कि आयरन की कील डाल देनी है, लोहे की कीलें डाल देनी है। तो ABC आप लोगों ने मार्क कर दिया 3 टेस्ट ट्यूब को। पोर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड कॉक इट। तो आप लोग टेस्ट ट्यूब A में थोड़ा सा पानी डालें और उसको ऊपर से ढक्कन बंद कर दें, कॉक कर दें। पोर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब B। तो इसमें तो आप लोगों ने नॉर्मल पानी डाला, इसमें आप लोग डिस्टिल्ड वाटर डालें और फिर उसके बाद ऑयल डाल दें। ऑयल डाल दें, ऑयल ऊपर आ जाएगा और फिर इसको बंद कर दें। टेस्ट ट्यूब C में है ना, ये हो गया। फिर पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब C एंड कॉर्केट। तो इसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब C में आप लोगों को डालना है कैल्शियम क्लोराइड। मतलब इसमें ड्राई एयर होती है, कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस, वो आपको टेस्ट ट्यूब C में डालनी है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है ना, तो जितना भी मॉइस्चर होगा ना इस वाले टेस्ट ट्यूब में, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी। इफ़ एनी फ्रॉम द एयर लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू डेज एंड देन ऑब्जर्व। तो ये जो इसमें आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब C में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला है ना, ये सारे के सारे हवा का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब ये जो आप लोगों ने 3 चीज़ की है ना, इस वाले में नॉर्मली आपने पानी डाल के बंद किया, इसमें पानी डालने के बाद ऑयल की लेयर लगा के बंद किया, और इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाली, जिससे सारा का सारा मॉइस्चर ही खींच लेगा। तो इसमें कुछ मॉइस्चर बचेगा नहीं, ड्रायर रहेगी। अब ये कुछ दिनों के लिए आप लोगों ने छोड़ देना है और फिर ऑब्जर्व करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट आयरन नेल्स रस्ट इन टेस्ट ट्यूब A। हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब A में तो आयरन रेल पे रस्टिंग हो जाएगी, बट B और C वाला जो है ना, इसमें आयरन नेल में रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इन द टेस्ट ट्यूब A नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर। तो जो टेस्ट ट्यूब A है, इसमें ना हवा भी लग रही है आयरन की कील पर, और पानी भी लग रहा है। टेस्ट ट्यूब B जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी लग रहा है, और टेस्ट ट्यूब C में हवा नहीं लग रही है। तो यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि हवा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है अगर जंग लगना है तो। टेस्ट ट्यूब B में नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर एंड नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब C आर एक्सपोज टू ड्राई एयर। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट। तो इससे हमें समझ में आता है कि आयरन के आर्टिकल की रस्टिंग के लिए हवा मतलब मॉइस्चर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ पानी से रस्टिंग नहीं होती है, ऑक्सीजन की और मॉइस्चर की ज़रूरत है, तभी आयरन रस्ट होगा। इसलिए तो इन दोनों में रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या थी, इसमें हमारा सिर्फ पानी था, हमारी हवा नहीं थी, और इसमें सिर्फ हवा थी, पानी नहीं था। तो इस वजह से इन दोनों में रस्टिंग नहीं हुई, और इसमें हवा पानी दोनों था, इसलिए टेस्ट ट्यूब A में रस्टिंग हो गई। अब
किस तरीके से आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन होने से कैसे बचा सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। तो इन सब की हेल्प से कोरोजन को होने से बचाया जा सकता है। 3-4 चीज़ें हैं, याद कर लो इन्हें। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप लोग स्टील और आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं अगर आप उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आपको जिंक की कोटिंग करनी होती है किसी भी आर्टिकल पे आयरन के या फिर स्टील के आर्टिकल पे, स्टील के सामान पे, आयरन के सामान पे अगर आप लोग जिंक की लेयर लगा देंगे, कोटिंग कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और इससे क्या होता है, रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है, रस्टिंग नहीं होती। गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। तो जिंक कोटिंग अगर बहुत समय तक आप लोगों ने मतलब जिंक की कोटिंग कर दी, ठीक है, आयरन के आर्टिकल पे, फिर उसके बाद जिंक की कोटिंग हट भी गई, फिर भी उसकी पे रस्टिंग नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो जिंक की लेयर है उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, और वो अब जो जिंक और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन की वजह से ना अब आयरन पे या फिर स्टील पे रस्टिंग नहीं होगी। चाहे जिंक की लेयर हट भी जाए, फिर भी जो ऑक्सीडेशन उसका हो रखा है ना पहले से, उसकी वजह से वो उसको और ज़्यादा बचा के रखेगा रस्टिंग होने से। तो यही है कि जिंक लेयर विल कंबाइन विद ऑक्सीजन मोर रेडिली देन द आयरन इन द स्टील विल। तो जो जिंक की लेयर है ना, वो ऑक्सीडेशन जब उसकी हो जाएगी तो वो रस्टिंग होने से बचाएगी आर्टिकल को। अलॉइंग इज़ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अलॉय का मतलब होता है कि एक मेटल को दूसरे मेटल में मिक्स कर देना, मतलब मिक्सिंग होती है ना मेटल की, तो उसको हम अलॉय बोलते हैं। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टी बाय दिस मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट इज़ नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। आयरन को आप बिल्कुल प्योर स्टेट में नहीं यूज़ करते हैं। दिस इज़ बिकॉज प्योर आयरन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रेचेज ईजिली व्हेन हॉट। अगर आप लोग प्योर आयरन को गर्म कर देंगे तो एकदम खिंच जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट होता है। बट हम उसमें थोड़ा सा कार्बन ऐड कर देते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिर्फ 0.05% कार्बन अगर आप लोग आयरन में ऐड कर देंगे तो आयरन बहुत ज़्यादा मतलब लोहा बन जाता है भाई, वो तो खूब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वेर आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम। अब आयरन को अगर आप लोग निकल और क्रोमियम में मिक्स कर दोगे तो हमें स्टेनलेस स्टील मिल जाती है। स्टील बहुत अच्छी मतलब एलिमेंट है, बहुत अच्छा मेटल है। स्टील जो है कैसे बनती है, आयरन में इंपॉर्टेंट है ये कि स्टील बनती है निकल और क्रोमियम जब आयरन में आप लोग मिला देते हो, विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। और स्टील की तो रस्टिंग भी नहीं होती है। दस इफ आयरन इज मिक्सड विद अदर सब्सटेंस इट्स प्रॉपर्टी चेंज। तो भाई आयरन को आप लोगों ने अलग अलग सब्सटेंस के साथ मिलाया तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, इसी को हम लोग अलॉय बोलते हैं। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल। जो आप सब्सटेंस मिला रहे हैं आयरन में या किसी और मेटल में, वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। दिस इज इंपॉर्टेंट। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय first melting the primary metal and then dissolving other elements in definite proportion. It is then cooled at room temperature. तो आयरन में आप लोगों को पहले आयरन को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें 0.05% आपने कार्बन मिला दिया, फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, फिर आयरन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपको स्टील बनानी है तो कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ आपको आयरन लेना पड़ेगा, उसमें फिर आपको क्रोमियम निकल ऐड करने पड़ेंगे और फिर आपका स्टील बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अलॉयज बनाते हैं। प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट का होता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए हम लोग जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना वो जनरली 25 कैरेट की ही होती है। इससे ज़्यादा की 23-24 कैरेट की ज्वेलरी पहन नहीं सकते, वो गोल्ड पिघल जाएगा। इसलिए गोल्ड में हमेशा या तो सिल्वर मिलाया जाता है या फिर कॉपर मिलाया जाता है, 2 पार्ट में। क्योंकि प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, उसमें हमेशा 2% या तो कॉपर मिला होता है या फिर सिल्वर मिला होता है, ताकि वो ज्वेलरी की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि प्योर गोल्ड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब आगे है, इफ वन मेटल इज मर्करी देन द एलॉय इज नोन एज एमलगम। दिस इज इंपॉर्टेंट। एलॉय, मर्करी के एलॉयज को हम लोग एमलगम कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन द प्योर मेटल। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एलॉय का प्योर मेटल से कम होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रास जो है वो एक कॉपर का एलॉय है, और जिंक, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ब्रास जो है वो कैसे बनता है,
कॉपर और जिंक को मिला करके। एंड ब्रॉन्ज जो है वो एलॉय है कॉपर और टिन का, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। कॉपर तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के काम आता है, हमें पता है, इससे पहले भी हमने चैप्टर में देखा था कि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो अलॉय होता है कॉपर के, जैसे कि अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जिसको वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। इसी तरीके से जो ब्रास है, कॉपर और जिंक मिल करके बनता है, ब्रास इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए अलॉय की हो सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो मेटल से। सोल्जर एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, तो सोल्जर जो है वो लेड और टिन का अलॉय है। ये ना आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा कि कौन सा किसका अलॉय है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पर आप लोग 4 स्टार मान लो। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ये बिल्कुल याद रखना है कि सोल्डर जो है वो लेड और टिन का अलॉय होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर टुगेदर। तो सोल्डर का इस्तेमाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं उनको जोड़ने के काम ये आता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये 4-5 लाइन्स ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। अभी ये द वंडर ऑफ एंशियंट इंडियन मेटलर्जी, तो एंशियंट इंडियन मेटलर्जी आप लोगों ने मेहरौली का आइलैंड पिलर के बारे में सुना होगा कि लगभग 1600 ईयर्स पहले ये बना है, और इसमें रस्टिंग होती ही नहीं है, इस पर जंग नहीं लगता है, इस पर हवा पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, सब कुछ पड़ रहा है, बट इसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो ये मतलब मार्वल कह सकते हैं आप कि भाई कैसे बिना रस्टिंग वाली आयरन बना दी। दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस। इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आयरन पिलर जो है 8 मीटर हाई है और 6000 kg यानी कि 6 टन्स का है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में ये कोरोजन वाला पार्ट देख लिया। अब हमारा काफ़ी इससे पहले का जो चैप्टर है वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह बचा हुआ है, वो हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू।